सभी को नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। यहाँ से हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी पूछा है या फिर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा अभी। और बोलेंगे कि यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो सब कोई कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? अभिप्रेरणा से तात्पर्य है। ठीक है, अभिप्रेरणा से क्या मेरा तात्पर्य है? व्यवहार में परिवर्तन से, मनोवृत्ति परिवर्तन से, या फिर एक आंतरिक बल जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, या फिर क्या है, एक ऐसे आंतरिक बल जो व्यक्ति के व्यवहार को छिन्न भिन्न कर देता है। ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ अभिप्रेरणा से मेरा तात्पर्य है यह एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन दूसरा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, ये नहीं होगा। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, यह भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, नहीं, एक ही दिशा में तो सोचने योग्य नहीं बनाती है। आगे देखिए, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, और यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूजन होता है इसमें, ध्यान से देखेंगे। प्रोत्साहन, चालन, आवश्यकता। चालन, आवश्यकता या फिर प्रोत्साहन। आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन, या आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालन। तो याद रखिएगा, कोई भी हम अभिप्रेरित होते हैं सबसे पहले हमको आवश्यकता होगा, चालन होगा, तभी हम लोग उसमें प्रोत्साहन आता है। तो आंसर मेरा ये तीसरा होगा, यानी आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन, यही मेरा सही क्रम है। आगे चलिए। अभिप्रेरणा एक वैज्ञानिक विचारधारा है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, या स्वाभाविक विचारधारा है, या फिर भौतिकवादी वस्तु है? तो अभिप्रेरणा यहाँ एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य अंग है, सहायक अंग है, कोई अंग नहीं है, या कार्य है? तो अभिप्रेरणा अधिगम का एक सहायक अंग होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व है प्रत्यक्षण, संवेग, चिंतन या अंतर्नोद। तो अभिप्रेरणा का यहाँ पर एक मुख्य तत्व जो है वह अंतर्नोद है। 7। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है? याद रखिएगा, क्या कहा है? नहीं है। पुरस्कार, वो तो सहायक है। आदर्श, ये भी सहायक है। प्रशंसा, ये भी सहायक, यानी निंदा यहाँ जो है अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है, वो तो उल्टा रिएक्शन करता है। ठीक है। 8वां, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार क्या है, व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार क्यों घटित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा हमारा जो व्याख्या करती है कि व्यवहार क्यों घटित होता है। नेक्स्ट, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, यानी 6 से 10 वर्ष की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। और यह अवस्था में बच्चा क्या होता है? अब इस अवस्था से पहले तक बच्चा कहाँ रहता है? एकदम क्लियर प्रश्न है कि यह परिवार के साथ रहता है। 6 साल के बाद वह स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो वह रुचि कहाँ लेता है? धर्म में। अभी धर्म में तो नहीं रुचि लेगा, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, यानी विद्यालय में। चूँकि विद्यालय में वो बच्चा रुचि लेना प्रारंभ करता है, क्योंकि यही अवस्था है बाल्यावस्था जो उसको विद्यालय माने परिवार से कुछ समय के लिए अलग करके विद्यालय से जोड़ता है, और वह विद्यालय में रुचि लेने लगता है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन होता है? देखिए, निंद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध। तो यहाँ जन्मजात मेरा निंद्रा होता है ना, यही मेरा जन्मजात अभिप्रेरक होता है। खेलना तो बाद में आती है, जो जन्मजात नहीं होता है, कुछ बताओ। ठीक है, प्रशंसा और क्रोध, यहाँ पर निंद्रा इसका आंसर होगा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन है, और कहा गया है किस विद्वान के द्वारा? मैकडूगल के द्वारा, कर्ट लेविन के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, या फिर स्किनर के द्वारा। तो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, यानी अभिप्रेरणा की व्याख्या जो है जन्मजात के मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, इस कथन को मैकडूगल ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? देखिए, भूख, प्यास, आदत, निंद्रा। तो यहाँ पर देखिए, भूख जन्मजात प्रेरक है, प्यास भी जन्मजात प्रेरक है, आदत नहीं है, निंद्रा भी जन्मजात प्रेरक है। तो इसका आंसर मेरा होगा आदत। 13,
छात्रों को प्रेरित करने में अहम भूमिका होती है। किसकी होती है? शिक्षक छात्र वार्ता की, शिक्षक के आदर्श व्यवहार की, या शिक्षक के उपदेश की, या समय पर पुरस्कार एवं दंड की। तो यहाँ छात्रों को प्रेरित करने में इनमें से सबसे अहम भूमिका शिक्षक के उपदेश की होती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे चलिए देखिए 14 में, आप अपनी प्रशंसा पर क्या होते हैं? प्रश्न हो जाते हैं। अपना सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, आप पर विशेष फर्क नहीं पड़ता है, या अपने काम को और अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जब हमारी प्रशंसा होती है या जब बालक की प्रशंसा होती है तो जो काम करता है उसको और अच्छे तरीक़ा से, यानी वो सोचता है कि हम थोड़ा सा काम किए हैं तो इतना प्रशंसा मिला, इसको हम और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, और यही उसको क्या करता है कि अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यही आंसर होगा। 15 में, प्रेरणा का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? चालक, उद्दीपन, प्रेरक और भोजन। देखिए, चालक स्रोत होता है, उद्दीपन भी होता है, प्रेरक भी होता है, यानी भोजन इसका आंसर होगा। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। यह कथन कहा गया है किसके द्वारा? बीने के द्वारा, डगलस के द्वारा, बीएफ स्किनर का, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, यह कथन बीएफ स्किनर का है। ठीक है, उन्होंने यह कथन को कहा है। 17, प्रेरणा होती है सकारात्मक, भावात्मक, नकारात्मक, या इनमें से दोनों। तो प्रेरणा मेरा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। 18, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा में शामिल नहीं है? आवश्यकता, प्रनोद, रुचि, इंसेंटिव। तो प्रेरणा में यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है? रुचि शामिल नहीं है। आवश्यकता भी शामिल है, प्रनोद भी शामिल, इंसेंटिव, यानी इसका आंसर रुचि होगा। 19, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? यह कथन कहा गया, हिलगार्ड का है, या क्रचफील्ड का है, वुडवर्थ का, या स्किनर का? तो अभी यह कथन जो है क्रेच और क्रचफील्ड का है। नेक्स्ट प्रश्न है 20, खाली जगह दिया हुआ है। को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसे माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 21 प्रश्न क्या कहता है कि बालकों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। क्या है? अच्छा व्याख्यान देना, अभिभावकों से शिकायत करना, नवाचारों का प्रयोग, या इनमें से कभी नहीं। याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा कि अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु सबसे उत्तम उपाय है नवाचारों का प्रयोग। आगे देखिए 22, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति कहलाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है कि अधिगम प्राप्त करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य, यानी अंदर से स्वयं इच्छा जगता है और तनाव उत्पन्न करने लगता है अधिकार को प्राप्त करने हेतु, तो यह आंतरिक होगा। यानी जब आंतरिक भावना जब तक नहीं जगता है तब इस तरह का व्यवहार नहीं होता है, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा इसको कहते हैं। 23 में, अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है। यानी कौन सा है? अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है। बुद्धि, अभिक्षमता, सामाजिक अयोग्यता, या अभिवृत्ति। तो यहाँ पर जो होगा सामाजिक अयोग्यता इसका आंसर होगा। 24 में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे हुए कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें से देखिए, उन्हें कार्य करने में भी आनंद आता है, वे कार्य करते समय ऊर्जा का स्तर को उच्च ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित करते हैं ताकि काम अच्छा तरह से हो सके। ठीक है, वे चुनौती भरे कार्यों को भी पसंद करते हैं, लेकिन वे हमेशा सफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम कोई भी काम करने से हम जो भी काम करेंगे सभी में सफल हो जाएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। 25, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक, खाली स्थान दिया हुआ है, के द्वारा सीखने को संदर्भित कर सकता है। क्या? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में, अपेक्षाओं का एक
एक रूप स्तर रखने में, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखना। तो यहाँ कह रहा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने के द्वारा सीखने को संदर्भित कर सकता है। वास्तविक चीज़ को तो वो रख ही सकता है। ठीक है। 26 में एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है कि मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए ताकि वह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो सके। ठीक है। यह विद्यार्थी का अभिप्रेरित रूप है। मैंने कौन सा? अनुभविक, व्यक्तिगत, आंतरिक या फिर बाह्य। तो याद रखें, यह आंतरिक भावना जब तक नहीं जगेगा यह उसका क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरित रूप है, आंतरिक रूप है ये। ठीक है। आगे देखिए 27 में, मोहित को बच्चा पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है। यानी उसको टीचिंग का काम अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत कर रहा है ताकि एडमिशन हो जाए उसका बीएड कॉलेज में और इन फ्यूचर वो टीचर बन जाए। ठीक है। तो मोहित यहाँ पर किस प्रकार से अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, बौद्धिक रूप से। तो इसका भी होगा आंतरिक रूप से, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज में करना चाह रहा था उसी तरह बीएड में एडमिशन करना चाह रहा है, तो ये भी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? हमें सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित कौन करता है? बहुत कठिन, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों के चयन की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरित। तो याद रखिए, यह जो होता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है। इसका आंसर होगा 29। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, यानी जो अंदर से अभिप्रेरित हैं वैसे विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की भी आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे चलिए देखिए, का बाह्य रूप अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, ये तो नहीं होगा। आगे चलिए, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है। यानी क्या होता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार की अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी यह पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा कुछ और पुरस्कार उसको दिया जाना चाहिए, यही आंसर इसका होगा। आगे देखिए 30, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, नहीं, ये गलत है। आगे देखिए, असफलता और सफलता को समान रूप से स्वीकार करने की, ये भी गलत है। आगे देखिए, बिना विचारे जल्दीबाजी कार्य करने की प्रवृत्ति, ये भी गलत है। यानी इसका आंसर क्या होगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति है। आगे 31, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यानी जो चीज़ नया जब सीखता है तो उसमें अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यही आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं 32 में, आप अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हेतु उसे अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? चलिए मान लीजिए आप टीचर हैं, तो बालक को पढ़ाने हेतु सबसे उत्तम तरीका क्या होगा जो वह अभिप्रेरित हो सके? बालक के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे बालकों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, बालक के प्रेरकों का मार्गोन्मुखीकरण करना, और यही मेरा आंसर होगा 33 में क्या कह रहा है कि सीखने में अभिप्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में, यानी सीखने में अभिप्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे बालकों में क्या करता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी आती है, शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, सामाजिक गुण सीमित रहता है। तो याद रखिए यह इसमें अनुशासन की भावना का विकास होगा। ठीक है। आंसर 34 में, मास्लो के अनुसार, यानी मास्लो के आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? सम्मान, आत्म यथार्थता, सुरक्षा या फिर सामाजिक? तो याद रखें, इसमें मास्लो के अनुसार जो होता है सबसे पहले आत्म यथार्थता की आवश्यकता पूरी होती है सबसे अंत में।
सबसे अंत में, ठीक है। मास्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा कौन सी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिगत, सामाजिक, अर्जित प्रेरणाएं या फिर सामान्य सामाजिक। तो इसका आंसर दैहिक आवश्यकता होगा, सबसे अधिक शक्तिशाली यही होता है। 36, प्रेरणा कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा अवस्था है, ठीक है, जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। यह कथन कहा गया है किसके द्वारा? आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा, जे.पी. गिलफोर्ड के द्वारा, या गार्डनर मर्फी का यह कथन है, या फिर एन का कथन है? तो यह कथन जो होता है गार्डनर मर्फी का यह कथन है। 37, एक प्रेरणा व्यक्ति की एक अवस्था अथवा उन्मुखता है जो कि उसे कुछ व्यवहार करने तथा कुछ लक्षणों को खोजने की ओर ले जाती है। यह भी एक कथन है और ये कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कहता है क्या? गार्डनर मर्फी का यह कथन है, या फिर एन का है, या फिर आर.एस. वुडवर्थ का है, या जे.पी. गिलफोर्ड का है? तो इस कथन को आर.एस. वुडवर्थ ने कहा है। 38, अंतर्नोद उत्पन्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे? प्रोत्साहन से, भूख से, प्यास से, आवश्यकता से। याद रखिएगा, आवश्यकता से अंतर्नोद उत्पन्न होता है। 39 में कहता है किसी विशेष होटल की मिठाई खाने की आवश्यकता को कहते हैं। कोई आदमी कहता है कि नहीं, हम फलना ही होटल, राजस्थान होटल से ही मिठाई खाएंगे, या कुछ है ना अच्छे होटल से ही मिठाई खाने की इच्छा। कैसा है? भूख है, विशिष्ट भूख है, प्रबल आवश्यकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी विशेष होटल से यानी कोई खास स्थान का मिठाई खाने की इच्छा रखना, वह विशिष्ट भूख का लक्षण होता है, विशिष्ट भूख कहते हैं उसको। 40, निम्नलिखित में से किसे जैवीय अभिप्रेरक नहीं माना जाता है? जैवीय अभिप्रेरक नहीं माना जाता है। प्यास, भूख, यौन या उपलब्धि की आवश्यकता। देखिए, इसमें प्यास, भूख, यौन ये सभी जैवीय अभिप्रेरक हैं। इसमें उपलब्धि की आवश्यकता इसका आंसर होगा। 41, निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जैविक तथा अर्जित दोनों ही श्रेणी में रखा है? किसे? भूख को, नींद को, लिंग को, या फिर प्यास को? इसमें लिंग जो है, लिंग को दोनों में रखा गया है, जैविक में भी और अर्जित भी रखा है। कुछ विद्वानों को मानना है ठीक है, यह जैविक अभिप्रेरक भी है या अर्जित अभिप्रेरक भी है, ठीक है। 42, जिन अभिप्रेरकों को व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण में सीखता है उन्हें कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अर्जित अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक, अन्वेषण और फिर फलकारी अभिप्रेरक। तो जिसे हम अपने सामाजिक वातावरण में रह करके सीखते हैं उसे हम लोग अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं, ठीक है। 43, उपलब्धि का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन एक सामाजिक अभिप्रेरक का समुच्चय है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कहता है उपलब्धि, संबंधन, सत्ता, अनुमोदन। उपलब्धि, संबंधन, काम, इच्छा, अनुमोदन। उपलब्धि, संबंधन, अनुमोदन, भूख। उपलब्धि, संबंधन, अनुमोदन या प्यास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक अभिप्रेरक के समुच्चय में हम इसका आंसर पहला होगा उपलब्धि, संबंधन, सत्ता और अनुमोदन। 44, अभिप्रेरणा के 3 प्रमुख तत्व बताए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे उन तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? यानी 3 जो बताए गए हैं वो तीनों यहाँ पर है, इसमें से कौन है जो नहीं है, है ना, जिसे हम लोग अभिप्रेरणा का प्रमुख तत्व नहीं कहेंगे। आवश्यकता होता है, प्रनोद ये भी होता है, और प्रोत्साहन ये भी होता है, यानी तनाव इसका आंसर होगा। चलिए 45, उपलब्धि अभिप्रेरक को किस श्रेणी में रखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत है। आगे देखिए, सामाजिक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, प्रभावोत्पादक अभिप्रेरक या उपयुक्त में से किसी भी श्रेणी में नहीं। तो यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरक को हम लोग सामाजिक श्रेणी में रखेंगे, पहला इसका आंसर होगा। 46, अभिप्रेरित व्यवहार खासकर दैहिक अभिप्रेरक एक खास क्रम में होता है और उसका सही क्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रनोद, लक्ष्य, आवश्यकता, तुष्टि, लक्ष्य, तुष्टि, आवश्यकता, प्रनोद, आवश्यकता, प्रनोद, लक्ष्य, तुष्टि, या फिर तुष्टि, लक्ष्य, प्रनोद, आवश्यकता। इस तरह का जब भी प्रश्न होगा जो प्रेरक की बात करेगा, अभिप्रेरक की बात करेगा, तो सबसे पहले आवश्यकता आता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्लियर है, इसका आंसर तीसरा होगा। 47, धन कमाने की इच्छा को किस श्रेणी का अभिप्रेरक माना जाता है? चलिए, धन कमाना
सबकी इच्छा होती है कि हम धन कमाएं। किस प्रकार का यह अभिप्रेरक होता है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक या उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी का अभिप्रेरक नहीं है। तो याद रखिए धन कमाने की इच्छा मेरा बाह्य अभिप्रेरक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए 48 में, स्वतः अभिरुचि एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरक का, आंतरिक अभिप्रेरक का या फिर जैविक अभिप्रेरक का, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो याद रखिएगा स्वतः अभिरुचि जहाँ भी कहेगा वह आंतरिक होता है, ठीक है, उसे आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं। चलिए 49 में क्या कहता है? अभिप्रेरणा प्राणी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशाएं हैं। यह कथन कहा गया है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा? ड्रेवर के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, फिर गिलफोर्ड के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कथन मैकडूगल के द्वारा कहा गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50, अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत में दैहिक आवश्यकता पर बल डाला जाता है? ठीक है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत पर, प्रणोद के सिद्धांत पर, प्रत्याशा सिद्धांत पर या फिर व्यवहार के सिद्धांत पर? यह याद रखेंगे दैहिक आवश्यकता पर जो होता है प्रणोद के सिद्धांत पर बल डाला जाता है। ठीक है, दैहिक आवश्यकता पर बल डाला जाता है। यह सिद्धांत कौन है? प्रणोद के सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का चर्चा किए। इसी तरह के प्रश्न सीटेट जेटेट में पूछे जाएंगे और इस तरह से पूछे जाते हैं इसी तरह प्रश्न। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए सबको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक तो एकदम सबको करिए और वीडियो को शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।